पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ। आइए उनका स्वागत करते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। वैसे तो मार्केट में अच्छा खासा एक्शन और इस वक्त बढ़िया गेन्स नजर आ रहे हैं, लेकिन आउट परफॉर्मिंग सेक्टर आज सुबह से ही राजेश जी हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर में जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला है। लार्जर आईटी कंपनियां हो चाहे छोटी मझौले आईटी स्टॉक्स हो, अच्छा खासा एक्शन और कमेंट्री भी काफी अच्छी खासी नजर आती हुई, जिसका एक पॉजिटिव बूस्ट है जो कि इस सेक्टर को मिल रहा है। आप कैसे देखते हैं आईटी सेक्टर को एंट्री अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से और जिनकी ऑलरेडी पोजीशंस हैं उनके लिए भी? गुड आफ्टरनून मानसी जी, और भी जो पैनल मित्रगण है सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि आईटी में थोड़ी सी बढ़त देखी जा रही है, और अगर आप पिछले हफ्ते की भी परफॉर्मेंस पे देखो तो शुक्रवार को प्राइस सारे सेक्टर्स में बिकवाली थी। ईरान इसराइल की जो खबरें आई उसके बाद अ, सारी सेक्टर्स में बिकवाली होने के बावजूद हमने देखा था कि आईटी और फार्मा, ये दो ही ऐसे सेक्टर थे जहां खरीदारी चल रही थी, और आज भी हम देख रहे हैं कि वहीं पे थोड़ी सी मूवमेंट अच्छी खासी है। कारण कई हो सकते हैं। एक तो रुपए में लगातार कमजोरी बनी हुई है, जिसके कारण से ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, फिर वो आईटी हो फार्मा हो, इनको फायदा होता है करेंसी का। दूसरे अगर आप देखो तो पिछले 2 साल 1.5 साल से आईटी ने अंडर परफॉर्म किया है, बावजूद इसके कि कंपनियां जो खास करके दिग्गज कंपनियां, उनके बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कैश पॉजिटिव है, कई जगह अच्छे ऑर्डर्स आए हुए हैं, नए नए सेक्टर्स में काम कर रही है, बावजूद उनके लोगों को ऐसे लगा कि आईटी का कुछ हो नहीं सकता है। और ट्रम्प साहब के आने के बाद जो भी दिक्कतें आई, उससे आईटी में अच्छी खासी बिकवाली देखी गई, अंडर ओनरशिप है बाजार में। तो मुझे लगता है कि अभी भी जो 2-4 दिन में 5 दिन में बढ़त हुई है, उसके बाद भी कुछ अच्छे स्टॉक्स है, खास करके दिग्गजों में, जैसे कि इन्फोसिस है। उनकी अगर बैलेंस शीट वगैरह देखो तो बहुत शानदार है, डिविडेंड अच्छा देती है, कंपनी अच्छा काम काज कर रही है, तिमाही दर तिमाही ऑर्डर इनफ्लोज भी ठीक ठाक हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वो नए एरियाज जैसे कि एआई क्लाउड वगैरह में भी अपनी बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। इवन टीसीएस या टेक महिंद्रा, ये सब कुछ एक दिग्गज नाम है जहाँ इस वक्त नजर रखी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए आईटी सेक्टर में अच्छी खासी मजबूती और इस मजबूती पर टेक्निकल नजरिया अब तक आपको मिल रहा था। फंडामेंटल जो है रिकवरी अच्छी चल रही है। ऑफकोर्स यहाँ पे जो है राजेश जी बात करेंगे पीएसयू बैंक्स को लेके, डोमेस्टिक फेसिंग है, ज़्यादा कुछ ग्लोबल इनका कनेक्शंस है नहीं। पीएसयू बैंक के वैल्यूएशंस भी चीपर रहते हैं अगर आप प्राइवेट बैंक्स के बारे में बात करें तो। राजेश जी ज़रा बताएं कि पीएसयू बैंक्स कैसे प्लेस है यहाँ पे अभी? देखिए, बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड है। अगर आप देखो तो ऊपर के लेवल से जो हालिया हाइस बनाए 52 हफ्ते के या जो भी, वहां से अब बहुत नीचे हैं, जबकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से कोई बहुत विशेष नीचे नहीं है। तो दोनों ही कंपैरिजन अगर देखो तो पीएसयू बैंकिंग में बहुत अच्छा करेक्शन आ चुका है। दूसरे, बैलेंस शीट सबकी क्लीन हो चुकी है, एनपीएस वगैरह अब मैनेजेबल लेवल्स में है। खास करके अगर मैं एक दो स्टॉक को इसमें चुनना हो तो मैं समझता हूँ कि दिग्गज में तो स्टेट बैंक का ही नाम आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा बैंक है और नंबर्स ठीक ठाक आए थे। लेकिन इसमें जो स्मॉल कैप या मिड कैप की कैटेगरी में अगर कोई एक चुनना हो तो मैं समझता हूँ कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे नजर रखना चाहिए। पिछले 4-5 क्वार्टर से लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है सारे पायदान पे, चाहे वो कोई भी पैरामीटर हो, एडवांसेस के, एनआईएम्स के, एसेट क्वालिटी के, सब पे अपने पीयर ग्रुप से बेहतर पड़ा है। कुछ क्यूआईपी करके उन्होंने पैसे भी उठाए हैं अपनी लिक्विडिटी सुधारने के लिए। दूसरे, अगर आने वाले दिनों में भी कोई जो अपनी शेयर होल्डिंग है उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार करने के लिए हो सकता है कि फर्दर फंड रेज हो, तो उन सारे पायदान पे मुझे लगता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत खरा उतरा है, खास करके एसेट क्वालिटी और नई टेक्नोलॉजी वगैरह में जो जा रहे हैं वो सबको लेकर के। तो हमारी यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। हमारा अनुमान है कि ये स्टॉक 70 रुपए के टारगेट आने वाले 12 से 18 महीने पे अचीव कर सकता है। तो हमने यहाँ पे हमारे क्लाइंटों को भी स्टेट बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खरीदारी की सलाह दे रखी है। इनको एक ऑर्डर की खबर आई थी 2-3 दिन पहले, भारत नेट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ, और कुछ और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। फिर से आज हम देख रहे हैं कि 14% के आसपास की बाइंग है। उस दिन हमने देखा था कि करीब 10-15% चला था शेयर, ये 75 रुपए का वाला शेयर अब आ गया है 95 रुपए के ऊपर। राजेश जी, ऑप्टिक फाइबर केबल मतलब आगे भविष्य तो ठीक ही दिखता है सोच के, जरा कंपनी के बारे में गाइड कीजिए। स्टरलाइट टेक कैसे आप देख रहे हैं? तेजी तो बड़ी शानदार हो रही है इसमें।
जी, सही कहा आपने। जिस तरह के डेटा वगैरह की खपत बढ़ती जा रही है और डेटा सेंटर्स वगैरह की डिमांड आ रही है और जो नए ऑर्डर्स मिले हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए स्टरलाइट टेक का एटलीस्ट ऑप्टिकल फाइबर बिज़नेस जो है, वो अच्छा चलता हुआ नज़र आ रहा है। बट दिक्कत ये है कि पिछले कुछ दिनों में ही अच्छी खासी बढ़त हो गई। आज ही के आज में 15-16% बढ़ चुका है। तो मैं समझता हूँ थोड़ा-सा रुकना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, नो डाउट। बट इसकी खरीदारी के लिए मेरे ख्याल से ₹85-88 ज़्यादा बेहतर लेवल्स होंगे जहाँ पर ये एंट्री की जा सकती है। थोड़ा-सा कूल डाउन होने दें, उसके बाद खरीदारी करें। ठीक है, थोड़ा सा कूल डाउन होने दे, उसके बाद आपको एंट्री करनी है अगर आपको नई खरीद करनी है स्टरलाइट टेक में। तो आज की तेजी में मोमेंटम आ सकती है, बाई देखने मिल सकती है। तो ज़रा बताएं टीटागढ़ रेल पे क्या कहानी है। ऑफकोर्स आपके हमारे कैलकाटा के साइड में, मैं भी कैलकाटा से हूँ और राजेश जी भी कैलकाटा से हैं। तो ये जो है वेस्ट बंगाल की कंपनी है। तो बस ज़रा बताएं टीटागढ़ रेल में क्या जो है मोमेंटम है, क्या प्ले है, ज़रा बताएं। सही कहा शरद जी। हम दोनों कलकत्ता से हैं और टीटागढ़ रेल भी कलकत्ता से ही है। माने कलकत्ता में इनकी रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो कनेक्शन तीनों का कलकत्ता से ही है। जोक्स अपार्ट, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो बहुत साउंड फंडामेंटल्स हैं और हमारी कवरेज इसमें बहुत नीचे के लेवल से रही है, वहां से तो बहुत बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की ऑर्डर बुक इनकी है, खास करके वैगन मैन्युफैक्चरिंग में, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी जो फैला हुआ कारोबार है इनके सब्सिडियरी के द्वारा, वहाँ एक अच्छा ट्रैक्शन बन सकता है। और पिछले दिनों से जो करेक्शन हमने देखा है स्टॉक में, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको एंट्री करने की। हाँ, इसमें आपको थोड़ा-सा नज़रिया ट्रेडिंग का ना रख के या स्विंग ट्रेड का ना रख के आपको कम से कम 9 से 12 महीने का रखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि वैगन मैन्युफैक्चरिंग जो है एक समय लेता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा, फिर आगे डिलीवरी होगी, तो इसमें थोड़ा समय लगता है कि तुरंत नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। लेकिन फिर भी ऑर्डर बुक को देखते हुए और खास करके इस बात के मद्देनज़र कि जो सरकार का रवैया है वैगन्स वगैरह को बढ़ाने का, कोचेस बढ़ाने का, तो वहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी नए ऑर्डर्स आने की उम्मीद बनती है। तो यहाँ बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी। नज़रिया थोड़ा-सा 9 से 12 महीने का रखना पड़ेगा और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि मौजूदा स्तर से 15 से 20% की बढ़त हो जाए। जी बिल्कुल, टीटागढ़ पे जो है लॉन्ग टर्म व्यू तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव मोमेंटम है। के चलते लाइफ इंश्योरेंस पे राजेश जी आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। पिछले दिनों कुछ डेटा पॉइंट्स भी आते हुए दिखे लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े, इंश्योरेंस से इनफैक्ट जुड़े हुए और पॉजिटिव थे इनफैक्ट, और उसी के ठीक बाद इनफैक्ट उससे भी पहले HDFC लाइफ, SBI लाइफ फोकस रेडार पर रहता है। कैसे देखते हैं इस स्पेस को आप, और LIC मेजर पर भी है इनफैक्ट ओवरऑल स्पेस पर आपके चुनिंदा प्लेयर्स, पसंदीदा स्टॉक्स पर राय दीजिएगा। देखिए, नो डाउट बहुत एक्साइटिंग स्पेस है और बहुत स्कोप है अपसाइड का बिजनेस लीग के लिहाज से अगर कहूँ तो, क्योंकि आज भी देखें तो इंश्योरेंस एज ए प्रोडक्ट हमारे देश में बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है और जिस तरीके से नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं, नई तरीका से लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है इंश्योरेंस को लेकर के, मुझे लगता है कि अपसाइड बहुत अच्छा बनता है। अब आता है कि इस पूरे स्पेस में चुनना क्या है, तो चुनने के लिहाज से मैं समझता हूँ कि सबसे पहली पसंद हमारी हाउस की LIC ही है, क्योंकि आप देखो 67% के आसपास उनका मार्केट शेयर है। इस बार के नंबर्स बहुत शानदार आए थे, चौथी तिमाही के नतीजों की बात कर रहा हूँ मैं। एपी, VNB में बहुत अच्छी बढ़त देखी गई थी। मेरे हिसाब से 75-76 रुपए की अर्निंग्स पूरे साल की रिपोर्ट हुई, जो कि आने वाले दिनों में हमें लगता है कि 90-92 रुपए की अर्निंग्स आएगी। उस लिहाज से अगर आप देखो तो 10 के पी के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। AUM अगर आप देखेंगे LIC का, तो वो पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो भी AUM है उसके बराबर पड़ता है और कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। आने वाले दिनों में भी जिस तरीके के मैनेजमेंट के बयानात आए हैं, उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि LIC बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, यहाँ ध्यान देना चाहिए। दूसरे, अगर इस प्राइवेट स्पेस में अगर कोई पसंद करनी हो, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे HDFC लाइफ का नाम आएगा। अच्छी पेरेंटेज है और उस कारण से इनके कस्टमर एक्विजिशन अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग चैनल के थ्रू। दूसरे, अगर आप देखें तो नंबर्स अच्छे आए थे, एपी, VNB में वहाँ भी बढ़त की अच्छी उम्मीद बनी हुई है।
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने जिस तरीके से अपनी कंपनी का किया है, डिजिटल में जहां बढ़त बनाई है, वो काबिल तारीफ है। तो वहां भी हमें 900 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो दोनों ही स्टॉक में LIC में 1200 के टारगेट है हमारे आने वाले 12 से 18 महीने में, और HDFC लाइफ में 900 के टारगेट है। तो ये दो स्टॉक हमारी स्पेस में है। लाइफ इंश्योरेंस प्ले काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है और इस पर हमारे एक्सपर्ट से उनकी राय भी हम बात कर ही रहे हैं। लेकिन कच्चे तेल की चाल के साथ साथ सुरक्षित निवेश के तौर पर, सेफ हेवन के तौर पर हमने देखा कि सोने चांदी की चाल में भी लगातार चमक देखने को मिली है। बुलियन मार्केट एंड रिलेटेड इक्विटी मार्केट इम्पैक्ट को आप कैसे देखते हैं? गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स हो गए, पिछले दिनों क्रेडिट पॉलिसी के ठीक साथ साथ हमने देखा था लोन टू वैल्यू रेशियो में जो बढ़त थी उससे गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर फोकस आया था। क्या आपकी राय इस स्पेस पर पॉजिटिव या फिर वॉच लिस्ट में रखेंगे? देखिए फंसी जी, आपने सही कहा कि एक तो गोल्ड के दाम इतने बढ़ गए, सोना हो गया लटकिया आप कह सकते हो, तो एक तो लाख के ऊपर गया। अनुमान ऐसे आ रहे हैं कि कई ब्रोकरेज हाउस के FI ब्रोकरेज हाउस के डेस्क से हमने देखा है कि $4,000 के अनुमान दे रहे हैं आने वाले 1-1.5 साल 2 साल। तो ये सीधे सीधे दर्शा रहा है कि गोल्ड में खरीदारी चल रही है। एक तो कंजम्पशन बढ़ रहा है क्योंकि लोग लगातार खरीद रहे हैं। दूसरे, जब ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चलते हैं तो लोग सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट मान करके गोल्ड में निवेश करते हैं, उस कारण से भी बढ़त बनी हुई है। तीसरे, डॉलर की जो दिक्कतें हैं US में, उस कारण से भी गोल्ड में बढ़त बनी हुई थी। कई चीजें हैं जो गोल्ड को सपोर्ट कर रही है। अब भारतीय बात की जाए तो LTV जो 75 से 85 किया गया वो एक पॉजिटिव था, जिसके कारण से दोनों मन्नापुरम और मथुट में हमने अच्छी खासी बढ़त देखी। लेकिन हमारा जो हाउस का रिकमेंडेशन है वो हमने फेडरल बैंक, कैथलिक सीरियन बैंक, इन बैंकों में दिया है जहाँ की इनका गोल्ड पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है और उनके बैंकिंग बिजनेस भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वहाँ दोनों में बहुत अच्छी बढ़त हो गई है। वहाँ थोड़ा इंतजार करना चाहिए मुथूट और मन्नापुरम में, और किसी को नई पोजीशन बनानी हो तो ये दो स्टॉक है जहाँ पर नजर रखी जा सकती है। जी बिल्कुल, इन दोनों स्टॉक्स पे ज़रूर नज़र रखिए, खासकर कि जो बैंक आपका गोल्ड स्पेसिफिक जो मोमेंटम है। लेकिन एक बार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को चार्ट पे लाते हैं, शाम से बताएं कौन सा सेक्टर जो है कल तेज़ी दे सकता है। एंड ऑफ कोर्स डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर है तो और बेटर है, क्योंकि ग्लोबल जो टेंशन है उससे थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि दूर है। तो अगर आपको एक डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर पिक करना होता है कल के लिए जहाँ पे अच्छी मोमेंटम आ सकती है, तो राजेश जी कौन सा वो स्टॉक या कौन सा वो सेक्टर रहता? शरद जी, चूंकि मैं फंडामेंटल करता हूं, बट एक दिन के लिए सेक्टर बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं वहाँ मुझे लगता है कि डिफेंस में एक अच्छा प्ले हो सकता है। ऑयल ड्रिलिंग कंपनीज में अच्छा प्ले हो सकता है, जहाँ के हम ONGC, हिंदुस्तान और ऑयल एक्सप्लोरेशन ये जैसी कंपनी पे ध्यान दिए हुए हैं। डिफेंस में हम कोचिन शिपयार्ड, BEML ये सब पे ध्यान दिए हुए हैं। खास कल के लिए कोई स्टॉक चुनना हो तो मैं समझता हूँ पार्क होटल के साथ जाना चाहिए। अभी आपके लोग इंडियन होटल्स की चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है वहाँ नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, बढ़त अच्छी बनी हुई है। 2,500 के आसपास रूम है, 100 स्टोर उन्होंने फ्लोरिस के खोल लिए हैं और आने वाले 2 साल में 200 स्टोर करने की बात कर रहे हैं। होटल्स रूम में भी अच्छी एक्सपेंशन है, और सबसे अच्छी बात है कि जो 250 नए होटल रूम्स और 100 रूम के अपार्टमेंट बना रहे हैं, उसमें 100 करोड़ रुपए की कैश एक्यूरल होने की आने वाली 2 साल में पूरी उम्मीद है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है पार्क होटल्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स डिफेंस नेम्स पे भी जो है नज़र रखिएगा। लेकिन चलिए अभी जो है, लेकिन आज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स और ओवरऑल बाजार में जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिली है, और बेंचमार्क इंडेसेस भी देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की है। ऑफ कोर्स ब्रॉडर इंडेसेस ने भी वापस अपनी पार्टिसिपेशन की है। तो दिन अच्छा था, रिकवरी अच्छी हुई, और ओवरऑल जो ग्लोबल टेंशन है उसको डिस्काउंट किया जा रहा है। मैक्रो स्ट्रेंथ है, और आप कह सकते हैं क्रूड में भी थोड़ी सी गिरावट ज़रूर देखने मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है जो भारत के फेवर में आ गया है। लेकिन हरीश जी, राजेश जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े ET Now स्वदेश में, आपने समय निकाला, धन्यवाद। और मुझे और मेरी सहयोगी मानसी को भी जो है आज्ञा दे। बहुत एक्शन पैक था आज, क्वाइट एक्शन पैक, और ट्यूसडे भी और रहने वाला है, उम्मीद यही है। तो इससे जो है हम जो है विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।